कोई अपने संगत इस कार्यक्रम में जुड़े आप सभी सगाजनों को बहुत बहुत सेवा जोहार। आप सबका हार्दिक स्वागत है। संगत कार्यक्रम के इन कड़ियों में हम लोगों ने अभी तक जाना कि समाज का जो पुनर्निर्माण की प्रक्रिया है उसको किस प्रकार से गांव लेवल पर प्रारंभ करना है। जब मकान की छत टूट फूट जाता है तो मकान को फिर से रिपेयर करने की जरूरत होती है, फिर से उसका पुनर्निर्माण करने की जरूरत होता है। जब हमारे कपड़े खराब हो जाते हैं तो नए कपड़े हमको धारण करने की जरूरत होती है। ठीक उसी प्रकार से प्रकृति अपने आप को अपडेट करता है। साल में एक बार पेड़ पौधे अपने पत्ते झाड़ देते हैं और नए पत्तों के साथ वो फिर से हरा भरा होकर के फिर से समृद्ध होते हैं। ये प्रकृति का चक्र है। जो बनता है वो बिगड़ता है, उसके बाद उसको फिर से बनता है, फिर से बिगड़ता है। ये उत्तरोत्तर क्रम है और इस क्रम को जो करता है वही इस संसार में अपने आप को बचा पाता है। जो दौड़ की रेस में जो दौड़ में भाग लेगा वही जीतेगा अथवा हारेगा, लेकिन जो दौड़ में भाग ही नहीं लेगा वो तो साइड कर दिया जाएगा, किनारा कर दिया जाएगा, उसका कोई अस्तित्व नहीं होगा। इसलिए हम लोगों को इस पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेना ही होगा। नहीं लेंगे तो प्रकृति हमको किनारा कर देगी, साइड में कर देगी और इस संसार से नामो निशान मिटा देगी। इसलिए पुनर्निर्माण की प्रक्रिया, जिसको हम आर्थिक गण व्यवस्था के नाम से जानते हैं, गण व्यवस्था के नाम से जानते हैं, जिसका एक पार्ट है आर्थिक गण व्यवस्था। अब ये गण व्यवस्था कुल से प्रारंभ होता है, घर से प्रारंभ होता है। अपने अपने कुल, अपने कुटुंब, अपने पूरा, अपने पुंदा से प्रारंभ होता है और ये गांव में आता है, फिर गांव से परगना, परगना से गढ़, गढ़ से फिर कोट, कोट से कोर, कोर से संयुक्त भू बनवाना। उस लेवल की हमारी पुरानी जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को आज के परिवेश में, आज की परिस्थिति के अनुसार उसको पुनर्निर्माण या रिपेयर करने की जरूरत है। तो अभी इस पर बात कर रहे थे गांव की व्यवस्था को लेकर के, जिसको नारगण व्यवस्था कहते हैं। और नारगण व्यवस्था कैसे होगा, उसका संचालन कैसे होगा, उसमें क्या क्या नियम होंगे, उन नियमों का अभी वाचन हो रहा था, जिसको 2020 में बनाया गया है। जिसमें से अधिकांश का हम वाचन कर चुके हैं पिछले सत्रों में। ग्राम पंचायत स्वशासन नियम एवं दंड, जिसमें गांव का पंचायत, ग्राम पंचायत और ग्राम सभा नारगण व्यवस्था के अंदर किस प्रकार से संचालित होंगे, उसका क्या नियम होगा, उसके बारे में अभी हम लोगों ने जाना। ठीक उसी प्रकार से गढ़ लेवल की व्यवस्था,
गढ़ लेवल की व्यवस्था में पारंपरिक गढ़ सभाओं का गठन करना, उसके लिए गठन नियम एवं प्रारूप बनाए गए हैं। अलग अलग क्षेत्रों पर उसको आंशिक संशोधन किया जा सकता है। और जिस प्रकार से पारंपरिक ग्राम सभा है, उसी प्रकार से पारंपरिक गढ़ सभा होंगे गढ़ों पर। तो अपने अपने क्षेत्रों में कौन से गढ़ हमारा है, उसको लेकर के सर्वे करना है, और आसपास के जितने भी उस गढ़ क्षेत्र में आते हैं, 100 गांव, 150 गांव, 200 गांव, ये 70 गांव, 80 गांव, उन गांवों को सूचीबद्ध करना और ये पता लगाना कि उस गढ़ का इतिहास क्या है, वहाँ के राजा कौन थे, और वहाँ के गढ़ देवता और गढ़ माता कौन है, वहाँ की पूजा पद्धति क्या है, सेवा गोंगो पद्धति क्या है, यदि वहाँ पर धार्मिक अतिक्रमण हो चुके हैं, दूसरे धर्म वाले लोग कब्जे कर लिए हैं, दूसरे धर्म वाले लोग अपने विधान से पूजा पाठ करवाते हों, अपनी मूर्तियाँ लगवा चुके हों, तो उसको सामाजिक जागरूकता ला करके, समाज को संगठित करके अपने नियंत्रण में लेने की प्रक्रिया गढ़ भूमकाल, जिसको कहते हैं पारंपरिक गढ़ सभा। साथ में गढ़ दरबार का आयोजन करना, जैसे पारंपरिक ग्राम सभा में नार दरबार है, गढ़ दरबार का आयोजन करना। गढ़ दरबार महीना में एक बार या 2 बार, महीना में एक बार अथवा 2 महीने में एक बार अथवा 3 महीने में एक बार गढ़ दरबार का आयोजन करना। वैसे जो हमारा जो कैलेंडर बना हुआ है, उस कैलेंडर के अनुसार हर महीना गढ़ सभा रखने का प्रावधान है अलग अलग जगह। गढ़ दरबार में विवाद के मामलों को आवेदन लेकर के पंजीकृत करना। जो विवाद के मामले पारंपरिक ग्राम सभा में नहीं सुलझ पाया या 12 गांव की परगना सभाओं में नहीं सुलझ पाया, ऐसे मामले गढ़ सभा लेवल पर आएगा, गढ़ दरबार में आएगा, उसका फैसला गढ़ दरबार में होना। जिस प्रकार से नारगण व्यवस्था में पंजीयन शुल्क है, दरबार शुल्क है, उसी प्रकार से गढ़ दरबार में भी दरबार शुल्क और पंजीयन शुल्क होंगे, अपील करने का शुल्क होगा। और गढ़ दरबार, गढ़ सभा और पारंपरिक ग्राम सभा दोनों के बीच में परगना सभाएं हैं। परगना सभाएं एक प्रकार से न्यायिक बेंच की तरह है। जैसे कोर्ट में बेंच बनता है, एक जजों का, 2 जजों का, 2 जजों का बेंच, 3 जजों का बेंच बनता है। उसी प्रकार से मामले जो है पारंपरिक ग्राम सभा के मामले परगना लेवल पर अपील होगा, तो 10 गांव के लोग, 12 गांव के लोग बैठ करके फैसला करेंगे, उसको परगना सभा कहते हैं। और परगना दरबार भी लगेगा। अब ये परगना दरबार जो है गढ़ सभा की बेंच की तरह होगा। परगना जो है अलग से भौतिक अस्तित्व में नहीं होगा, वो गढ़ सभा की एक बेंच की तरह होगा। गढ़ सभा से अनुमति लेकर के परगना सभाओं का आयोजन किया जाना है, क्योंकि परगना गढ़ सभा का ही एक पार्ट है, एक इकाई है, समझिए। तो इन गढ़ दरबारों के माध्यम से विवादों को फैसला करना और समाज को संगठित करना, मजबूत करना। गढ़ लेवल पर बरार की क्या स्थिति है, उसकी समीक्षा करना। गढ़ लेवल पर शेयर की, खरवन की क्या स्थिति है, उसकी समीक्षा करना। और गढ़ लेवल पर हमारे संपत्ति की सुरक्षा करना, पुरातत्व की सुरक्षा करना। गढ़ लेवल पर हमारे जितने भी धरोहर है, सांस्कृतिक धरोहर है, उसकी सुरक्षा करना, समाज के बाजार को मजबूत करना, ये गढ़ लेवल की व्यवस्था है। इसके लिए भी नियम बने हुए हैं। तो गढ़ लेवल पर गढ़ सभाओं का गठन करना, गढ़ दरबारों का आयोजन करना। ये गढ़ सभा में गढ़ के मुखिया होंगे, गढ़ के बैगा होंगे, गढ़ के, जिस प्रकार से पारंपरिक ग्राम सभा में पद हैं, उसी प्रकार से गढ़ के मांझी, गढ़ के कोटवार, गढ़ कोटवार,
जो सूचना प्रसारित करने का काम करते हैं। इसके अलावा वहाँ के मंत्रिमंडल होंगे, गण मंत्रिमंडल, नारगण व्यवस्था के भी मंत्रिमंडल होंगे। शिक्षा विभाग को देखने वाले शिक्षा मंडल, शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य विभाग को देखने वाले स्वास्थ्य मंत्री, युवा कल्याण को देखने वाले युवा कल्याण मंत्री। इसी प्रकार से हमारा खुद का कैबिनेट होगा। नारगण व्यवस्था का भी कैबिनेट होगा और गण सभा का भी कैबिनेट होगा। और ये कैबिनेट सामाजिक लेवल पर होंगे। अलग अलग डिपार्टमेंट को देखने के लिए अलग अलग मंत्री होंगे। अब वो मंत्रियों का गठन हम लोगों को करना है अपने अपने गढ़ लेवल पर। तो गढ़ का भी पहचान करना, गढ़ का सर्वे करना, नया गढ़ नहीं बनाना है, जो पहले से चला आ रहा है उसी गढ़ को संचालित करना। जब हम देखते हैं कि शासन प्रशासन के लेवल पर जो है, राष्ट्रीय लेवल पर उनका राष्ट्रीय लेवल पर राष्ट्र है, प्रदेश है, तो प्रदेश से नीचे फिर जिला होता है, फिर ब्लॉक होता है, फिर गांव होता है। उसी प्रकार से हमारी गण व्यवस्था में ये विभिन्न स्तर पहले से हमारे पूर्वजों ने बना करके रखा हुआ है। उन्हीं स्तरों को हम लोगों को रिपेयर करना है, मजबूत करना है। तो गढ़ दरबार और गढ़ सभा, पारंपरिक गढ़ सभा, और बीच में परगना सभा, इस स्तर को भी मजबूत करने की जरूरत है। तभी हमारा सब कुछ बचेगा। और गढ़ से फिर ऊपर कोट, पारंपरिक कोट सभा, जैसे अमूर कोट, अमरकंटक को कहा जाता है, जिसमें कई गढ़ मिलकर के होते हैं। जैसे पेंकमेड़ी कोट, पंचमढ़ी को कहा जाता है। तो कई गढ़ मिलकर के कोट का निर्माण करेंगे। यही हमारी रूढ़ी प्रथा है और इसी रूढ़ी प्रथा को संवैधानिक बल प्राप्त है, विधि का बल प्राप्त है। तो कई गढ़ मिलकर के कोट सभाओं का निर्माण करेंगे और कोट दरबार भी लगेगा। कोट लेवल की सभाएं होंगी, कोट लेवल पर सामाजिक चर्चाएं होंगी। और कोट से ऊपर फिर कोर, कोर जो है पहले की व्यवस्था में था 4 संभागों में संपूर्ण गंडो द्वीप गंधर्वाना कोयामुरी द्वीप को बांटा गया था। उत्तरी संभाग को उमो गोटाकुर कहा जाता था, पश्चिमी संभाग को, दक्षिणी संभाग को अपोका गोटाकुर, पूर्वी संभाग को एरुम गोटाकुर और पश्चिमी संभाग को सैमाल गोटाकुर कहा जाता था। तो ये 4 संभागों में हमारे गण व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए बांटा गया था। जैसे रेलवे में डिवीजन होता है, उत्तरी रेलवे, दक्षिणी रेलवे, पूर्वी रेलवे, पश्चिमी रेलवे, उसी प्रकार से हमारी ये गण व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर 4 डिवीजन में विभाजित था। तो उसको भी हम लोगों को आगे चल करके गठित करने की जरूरत है। उसके बाद फिर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर संयुक्त भू गणवाना, जिसमें 5 खंड धरती अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, ये ग्लोबल लेवल पर हमारी गण व्यवस्था का संचालन होगा। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर या पूरे भौगोलिक लेवल पर जो गण व्यवस्था का संचालन होगा वो संयुक्त भू गणवाना उसी को कहा जाता है, जिसको शंभू कहा जाता है। शंभू 2 शब्दों से मिलकर बना है, संयुक्त और भू। संयुक्त मतलब 5, भू मतलब धरती, 5 खंड धरती, और शेख मतलब जो मालिक, 5 खंड धरती का मालिक और 5 खंड धरती का राजा। तो हमारी व्यवस्था सिर्फ भारत में ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर गण व्यवस्था के रूप में बिखरा हुआ है, लेकिन सब जगह खत्म होने के कगार पर है। तो हमारी व्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ले जाने की भी जरूरत है। और जब वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पहुंचेगी तो शंभू नामक पद 80 पीढ़ी के बाद जिसको खत्म कर दिया गया है, उस शंभू के प्रतिनिधि के रूप में हमको पुनः पदों का सृजन करना पड़ेगा और उसको चलाना पड़ेगा। जिस प्रकार से हिंदुओं में शंकराचार्य होते हैं, तिब्बतियों में दलाई लामा होते हैं,
ईसाइयों में सबसे बड़ा पोप होता है, पोप जो वेटिकन सिटी में होते हैं। उसी प्रकार से हमारी गण व्यवस्था का जो सबसे मुख्य जो पद है वो शंभु का पद है। और शंभु का पद जो है 88 पीढ़ी के बाद खत्म कर दिया गया है, क्योंकि इस पद का दुरुपयोग होता है। बाद में बाहरी लोगों का आक्रमण होने के कारण से इस पद का दुरुपयोग होने लगा। जैसे राजनीतिक पद का दुरुपयोग होता है, उसी प्रकार से इस पद का दुरुपयोग होने लगा, इसलिए उस पद को खत्म कर दिया गया था। लेकिन अब जब हमारी गण व्यवस्था मजबूत होगी तो शंभु के प्रतिनिधि के पद बनाए जाएंगे, और शंभु के प्रतिनिधि के पद के रूप में वो पद होगा, और जिनका कार्य जो है एक पीढ़ी में, एक पीढ़ी का मतलब लगभग 30-40 सालों में, एक पीढ़ी में जो सबसे बेस्ट योग्यता, जो इस गण व्यवस्था क्षेत्र में काम करने वाले जो लोग होंगे, उनको कई भाषाओं का ज्ञान हो, उनको कोई अपने काफी गहराई का डीपली ज्ञान हो, उसके अलावा आधुनिक जो तंत्र है, अंतर्राष्ट्रीय जो तंत्र है, बिजनेस है, व्यवसाय है, प्राकृतिक संसाधन है, जीव जंतु है, इन सारे चीजों का जिनको ज्ञान हो, उन ज्ञानवान व्यक्ति को प्रतिनिधि के रूप में, शंभु के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि जब तक मुखिया नहीं होगा तब तक जो है सही दिशा समाज को नहीं मिल सकता। इसलिए मुखिया का होना बहुत जरूरी है। अब अंतर्राष्ट्रीय लेवल के जो मुखिया होंगे उनको शंभु के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने की जरूरत पड़ेगी। और जिनका काम जो है बेहतरीन होगा, उसको हो सकता है कि मृत्यु उपरांत उसको शंभु नामक जो उपाधि है उसको सम्मानित भी किया जा सके। लेकिन ये ऐसा भी संभावना है कि जीते जी वो पद किसी को ना दिया जाए, मृत्यु उपरांत उसको सम्मानित किया जाए, अथवा जब वो कार्य से मुक्त हो जाए, बुजुर्ग हो जाए और कार्यों से रिटायरमेंट हो जाए, उस अवस्था में शंभु नामक पद से, उपाधि से नवाजा जा सकता है। जिस प्रकार से अभी बहुत से पद होते हैं, जैसे बहुत से पुरस्कार जो कार्यक्रम होते हैं, जैसे शांति के क्षेत्र में पुरस्कार, विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार वगैरह जो होता है ना, उस प्रकार से ये उपाधि पुरस्कार के रूप में रिटायरमेंट के बाद, ताकि उस पद का कोई दुरुपयोग न कर सके, उस सम्मान का पद हो। और जब तक वो कार्य प्रभार में रहेंगे, प्रतिनिधि के, शंभु के प्रतिनिधि के रूप में रहेंगे, और जब रिटायरमेंट हो जाएंगे या फिर मृत्यु को प्राप्त करेंगे, तो बहुत से लोगों में एक व्यक्ति को सेलेक्ट करके उपाधि दिया जा सकता है। अभी किस प्रकार से इसका गाइडलाइन होगा, वो गाइडलाइन अभी बनानी है, समाज के लोगों को मिल करके बाद में बनाने पड़ेंगे। लेकिन ये संभावना है, ये तय हमको करने पड़ेंगे कि जब हमारी गण व्यवस्था बड़े बृहत लेवल पर जाएगी तो शंभु नामक पद को और लिंगो नामक पद को, जंगो नामक पद को पुनः स्थापित किया जाएगा, ताकि हमारी गण व्यवस्था हमारी रूढ़ी प्रथा के अनुसार संचालित होता रहे। तो ये बड़ा गौरव का क्षण होगा, बड़ा सम्मान, बड़ा जो है संतुष्टि का क्षण होगा, जिस दिन हम लोगों ने अपनी गण व्यवस्था को पुनः मजबूत कर लिया। बहुत से उदाहरणों से आप लोग समझ सकते हैं, जिस प्रकार से इजराइल और अन्य जो देश है, चीन है, जापान है, वो अपनी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए
और अपने देश को मजबूत करने के लिए लगातार संघर्ष किया और आज की स्थिति में वो सब सक्सेस और सफल हो गए। तो हम भी सक्सेस हो जाएंगे, हम भी सफल हो जाएंगे, क्योंकि हमारी जनसंख्या इस देश में या इस दुनिया में बहुत से ऐसे धर्म हैं जिनसे हमारी जनसंख्या कई गुना बड़ा है। और साथ में हमारी सबसे बड़ी फायदे की बात यह है कि गांव हमारे पूर्वजों की है, जितने भी गांव हैं हमारे पूर्वजों की है, भाषा हमारे पूर्वजों की है, जन जंगल जमीन हमारे पूर्वजों की है, श्रम करने की क्षमता हम में है, सब कुछ हम में है। जबकि अन्य धर्म वालों के पास या अन्य समुदायों के पास जमीन तक नहीं है, जंगल तो छोड़िए, उसके बावजूद भी वो अमीर और समृद्ध बन जाते हैं उद्योग और व्यापार के माध्यम से। तो हम लोग भी जब सब कुछ है तो हम लोगों को तो बनना और ज्यादा आसान काम है। बस डिसीजन लेने हैं और 2-3 नियम तो फॉलो करने हैं। पहला नियम ये कि समाज के हर एक कार्यक्रमों में उसको भाग लेना होगा, ट्रेनिंग लेना होगा, प्रशिक्षण लेना होगा। बिना प्रशिक्षण के कुछ भी नहीं हो सकता। बिना प्रशिक्षण के, बिना सीखे, प्रशिक्षण का मतलब सीखना, बिना सीखे कुछ भी नहीं हो सकता है। यहाँ तक कि बिना सीखे आदमी बोल भी नहीं सकता। हम जो बोलते हैं वो सीखा हुआ है, बचपन से हम लोगों ने सीखा है कि कैसे बोलना है। बिना सीखे कोई चीजों को पहचान नहीं सकता। हम जो चीजों को पहचानते हैं कि वो हाथी है, घोड़ा है, वो बिल्ली है, वो एप्पल है, वो ऑरेंज है, ये हम इसलिए पहचानते हैं क्योंकि बचपन से हम लोगों ने सीखा हुआ है। कौन रिश्ते नाते हैं वो हम इसलिए जानते हैं क्योंकि हमने सीखा हुआ है। हम चल लेते हैं, दौड़ लेते हैं, क्यों दौड़ लेते हैं, क्यों चल लेते हैं? क्योंकि बचपन से हमने सीखा हुआ है, प्रैक्टिस किया है, अभ्यास किया है, और कई कई सालों तक अभ्यास किया है। बचपन से लेकर के 5 साल 6 साल के आते आते तक हम बचपन में अभ्यास किए हैं, बोलने का अभ्यास किए हैं, चलने का अभ्यास किए हैं, दौड़ने का अभ्यास किए हैं। जब साइकिल आया तो साइकिल चलाने का अभ्यास किए, साइकिल चलाना सीखा। मोटरसाइकिल का समय आया तो मोटरसाइकिल चलाना सीखा। कंप्यूटर का समय आया, मोबाइल का समय आया तो मोबाइल चलाना सीखे। बच्चों को हमने सिखाया है कि चाय कैसे बनाना है, खाना कैसे बनाना है, सब्जी कैसे बनाना है, तब वो जानते हैं। बिना सीखे वो सब्जी नहीं बना सकते। तो हमारा समाज आगे तभी बढ़ेगा जब हम सब लोग सीखेंगे। और सीखने के लिए पहली शर्त यह है कि आपको समय देना पड़ेगा, उपस्थिति देना पड़ेगा, और जो सिलेबस है, जो कोर्स है, उसको पूरा करना पड़ेगा। संगत के माध्यम से भी सीखा जा सकता है, और बेसिक ट्रेनिंग जो हमारा है वो सबसे रीढ़ की हड्डी है, न्यू है। यदि पूरे देश भर में हमको अपनी आर्थिक गण व्यवस्था को मजबूत करना है तो 2 दिन का बेसिक ट्रेनिंग के अलावा अतिरिक्त जो है ट्रेनिंग कार्यक्रम, लगातार सीखने की प्रक्रिया जारी रहना चाहिए। बिना बेसिक ट्रेनिंग के पूरा कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ सकता। इसलिए 2 दिन का बेसिक ट्रेनिंग अनिवार्य किया गया है समाज के प्रत्येक व्यक्ति को। जिस प्रकार से बरार सभी लोगों के लिए अनिवार्य है, सामाजिक उत्तरदायित्व बरार, सामाजिक प्रतिनिधित्व बरार सबके लिए अनिवार्य है, उसी प्रकार से समाज के प्रत्येक व्यक्ति को आर्थिक गण व्यवस्था का और कोया पुनेम का बेसिक ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार से मुस्लिम समुदाय अपना अपना जो है अपने तीर्थ में जाते हैं, मक्का मदीना की यात्रा करते हैं, उनको उनका दायित्व है कि वो कम से कम जीवन में एक बार अपने तीर्थ की यात्रा करें, इसलिए वो करते हैं। हिंदुओं को भी लगता है कि हम भी अपने जीवन में कम से कम एक बार तीर्थ की यात्रा करें, इसलिए वो लोग करते हैं। उसी प्रकार से हमारे समाज के प्रत्येक व्यक्ति का
ये दायित्व होगा कि हर साल 2 दिन का बेसिक ट्रेनिंग अनिवार्य रूप से उनको अटेंड करना पड़ेगा और भौतिक रूप से अटेंड करना पड़ेगा, सशरीर उपस्थित होकर के अटेंड करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। अब वो उसमें फिर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और हर साल बेसिक ट्रेनिंग, क्योंकि हर साल चीज़ें अपडेट होती है, इसीलिए हर महीना हमारा 2 दिन का बेसिक ट्रेनिंग आयोजित होता है। अभी 9 और 10 तारीख को है। चाहे वो बरार दाता हो, चाहे शेयर होल्डर हो, चाहे आम पब्लिक, आम व्यक्ति हो समाज का, आदिवासी समाज का, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे नौकरी पेशा वाला हो, चाहे स्वयं स्वयं का व्यवसायी हो, उन सब लोगों को बेसिक ट्रेनिंग लेना जरूरी है। और दूसरा जरूरी है राष्ट्रीय लेवल का जो प्रशिक्षण होता है, राष्ट्रीय लेवल की प्रशिक्षण वो अलग मामला है, अलग प्रशिक्षण है। वो बेसिक ट्रेनिंग और राष्ट्रीय ट्रेनिंग में दोनों में बहुत अंतर है। जो बेसिक ट्रेनिंग में बताया जाता है वो राष्ट्रीय ट्रेनिंग में संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि उसमें बहुत से मास्टर ट्रेनर होते हैं। उसी प्रकार से ब्लॉक लेवल पर, आपके प्रदेश लेवल पर अलग अलग जो है कार्यक्रम होते हैं। प्रदेश अधिवेशन होता है, उसका भी ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, समझिए उसमें भी अटेंड करना पड़ेगा। इसके अलावा कोया पुनेम का संगत जो चल रहा है, उस संगत में भी समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अटेंड करना पड़ेगा। बिना संगत के वो सीख ही नहीं सकता। और लोगों को लगता है कि हम सब कुछ जानते हैं। कोई व्यक्ति कितना भी ज्ञानी हो, कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितना भी उसके पास जानकारी हो, इसके बावजूद भी उसको सीखने की जरूरत पड़ती है, इसके बावजूद भी उसको संगत की जरूरत पड़ता है। चाहे सब कुछ जानते हो, उसके बावजूद भी सीखने की जरूरत पड़ती है। ज्ञान एक ऐसा खजाना है जिसको कभी भी कंप्लीट नहीं किया जा सकता, जिसको कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता। जो सब कुछ सीख गए हैं उनके भीतर भी बहुत से कमी होते हैं, उनको भी मोटिवेशन, उनको भी गुरु की जरूरत होता है, उनको भी सीखने की जरूरत होता है। सर्वश्रेष्ठ गुरु कोई हो ही नहीं सकता आज दुनिया में, न पहले था न आज है। जो ये दावा करे कि मैं सबसे बड़ा गुरु बन चुका हूं, मेरे से ज्ञानी कोई नहीं है, तो वो असंभव है, वो गलत बात है। अनपढ़ व्यक्ति भी उनका गुरु हो सकता है, क्योंकि अनपढ़ व्यक्ति जो कुछ नहीं जानता, जो बच्चा है, उनके पास भी कभी कभी ऐसी घटनाएं, ऐसी ज्ञान होता है जिससे वो सबसे ज्यादा जो गुरु जी जो अपने आप को बोल रहे हैं वो भी उससे सीख सकते हैं, घटनाओं से सीख सकते हैं। प्रकृति के कुछ कुछ घटनाएं घटती है, उससे भी सीखा जा सकता है। इसलिए सर्वश्रेष्ठ गुरु कोई नहीं हो सकता, गुरु के भी गुरु होते हैं, अंतिम गुरु कोई नहीं हो सकता। इसलिए ये सोच रखना कि मैं सब कुछ सीख गया हूं, सब कुछ जानता हूं, मैं अंतिम व्यक्ति हूं, मुझे कोई नहीं सिखा सकता, ये भाव पूर्णतः 100% गलत है। चाहे कोई व्यक्ति कितना भी ज्ञानी हो, उनको भी सीखने की जरूरत है, उनको भी संगत में आने की जरूरत है, उनको भी बेसिक ट्रेनिंग लेने की जरूरत है। तभी हम आर्थिक गण व्यवस्था को पूरी तरह से मजबूत कर सकते हैं। इसमें कोई सीखने के लिए कोई बड़ा या कोई छोटा का भाव नहीं होता, और इसमें कोई भक्ति वाला भाव भी नहीं है कि भाई हम जिससे सीख रहे हैं उसके प्रति हम भक्त बन जाएं और उसकी भक्ति करें। इस प्रकार से हमारे कोया पुण्य में भी नहीं है। इसलिए जो बहुत ज्यादा जो ज्ञानी है उनको ये अहंकार रोकता है, ये घमंड रोकता है कि दूसरों को अपना गुरु बनाना पड़ेगा और उसकी भक्ति करना पड़ेगा। तो भक्ति वाला इस पे कोई मामला ही नहीं है। इसमें तो सीखने वाला मामला है, जिस प्रकार से स्कूल में सीखते हैं, संगत करके सीखते हैं, उसी प्रकार से।
और हमारे समाज में तो रिस्पेक्ट का भाव बड़े और छोटों सबके लिए है। हम छोटों को भी सेवा 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 जुहार करते हैं और बड़ों को भी वही सम्मान रिस्पेक्ट मिलता है। हमारे समाज में एक दूसरे को रिस्पेक्ट करने का, आदर करने का जो तरीके हैं वो धर्मों के तरीकों से अलग है। धर्मों में क्या होता है, जो धर्म गुरु होता है उसको लोग भगवान मान लेते हैं और उसका सम्मान करने के तरीके अलग हैं। लेकिन हमारे समाज में, हमारे गण व्यवस्था में सम्मान करने के तरीके अलग है। एक तो जिनकी उम्र बड़ा होता है तो उम्र के हिसाब से उनको सम्मान किया जाता है, और जिनकी उम्र छोटे होते हैं तो छोटे के हिसाब से उनको स्नेह किया जाता है। उम्र के हिसाब से और दूसरा रिश्ते के हिसाब से। रिश्ते में हर समाज गण व्यवस्था में हर एक व्यक्ति का कुछ ना कुछ रिश्ता है, तो रिश्ते के हिसाब से एक दूसरे को सम्मान देने की प्रक्रिया है। इसमें कोई छोटा व्यक्ति यदि बड़ा आदमी बन जाता है तो भी वो अपने रिश्तों को उसी तरीके से सम्मान देगा, अपने से बड़ों को उसी तरीके से वो आदर करेगा। वो ये घमंड नहीं पाल सकता है कि मैं सबसे ज्यादा ज्ञानी हो चुका हूँ तो अपने से बड़ों का सम्मान मैं क्यों करूं जबकि बड़े मेरा सम्मान करें। ऐसा भाव हमारे गण व्यवस्था में नहीं है। उम्र के हिसाब से और रिश्ते के हिसाब से, और कहीं कहीं गुण के हिसाब से भी सम्मान करने की नियम है। लेकिन गुण से ज्यादा उम्र और रिश्ते का महत्व है। मान लीजिए किसी परिवार में कोई लड़का अच्छे से पढ़ाई लिखाई किया और वो कोई बड़ा अधिकारी, एसडीएम बन करके, कलेक्टर बन करके आया, इसका मतलब ये नहीं है कि अब उनके माँ बाप उसका पाँव पड़ेंगे, उसको सम्मान करेंगे, ऐसा नहीं है ना। गांव में कोई गांव का बच्चा यदि कोई बड़ा अधिकारी बन के आता है तो अधिकारी आप अपने पद के लेवल पर हैं, लेकिन गांव में जो जितने रिश्तेदार हैं सबसे आप छोटे ही हैं, तो सबको उसी तरीके से सम्मान करना पड़ेगा जिस प्रकार से आप बचपन में सम्मान करते थे। पद प्राप्त करने के बाद आपके सम्मान करने के तरीके नहीं बदल सकता। तो ये इसको हमको समझना पड़ेगा। तो हमारे समाज में इस ईगो को तोड़ना पड़ेगा कि हम बड़े हैं, हम सबसे ज्यादा जानते हैं तो क्यों सीखें। हमारा खुद ऑलरेडी बड़ा संगठन है, हम प्रदेश अध्यक्ष हैं, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो हम कोई अपने संगत में क्यों जुड़े या आर्थिक जन व्यवस्था का बेसिक ट्रेनिंग के लिए क्यों ले। इस भाव को तोड़ना पड़ेगा और सीखने की प्रवृत्ति की तरफ जाना पड़ेगा। सिख जो धर्म बना हुआ है वो सीखने की धर्म है। आप लोग एक धर्म ही सीखने के ऊपर बना हुआ है जिसको सिख धर्म बोलते हैं। सिख मतलब क्या होता है? सीखना। उनके जो धर्म गुरु हैं उन्होंने देखा कि मूर्ति की पूजा करना, ये कर्म कांड करना, ब्राह्मणों की वर्ण व्यवस्था, ये सब चीज जो है फर्जी है दुनिया में। सबसे सही रास्ता क्या है? तो सीखना। और सीखने के लिए उन्होंने ग्रंथ बनाया जिसको गुरु ग्रंथ साहिब बोलते हैं। हाँ, सिख लोगों का धर्म ग्रंथ क्या है? उनका गुरु का जो ग्रंथ होता है, क्योंकि गुरु के ग्रंथ से ही सीखा जा सकता है। तो सीखने का जो धर्म है उसको सिख धर्म बोलते हैं। मतलब सीखने के ऊपर एक पूरा धर्म बन गया। तो साथियों, हमको ये आर्थिक गण व्यवस्था का पुनर्निर्माण या हमारे गण व्यवस्था पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में जाने के लिए
आर्थिक गण व्यवस्था कॉन्सेप्ट को भी पूरी तरह से जानना होगा, समझना होगा और समाज के प्रत्येक व्यक्ति को जानना होगा और हर साल ट्रेनिंग लेना होगा। हर साल ट्रेनिंग लेने से हर साल जो है अच्छी चीजें मिलेंगी। जब लोग मंदिर में प्रतिदिन जा करके पूजा कर सकते हैं तो हम साल भर में एक बार बेसिक ट्रेनिंग क्यों नहीं ले सकते? लिया जा सकता है। इसके अलावा हमारे जो आने वाला पीढ़ी है उस पीढ़ी को इन सब चीजों को सिखाना पड़ेगा, सबको उचित रास्ते पर लाना पड़ेगा। साथियों, ये गण व्यवस्था हमारा विस्तृत संविधान है, परंपरागत संविधान है, हमारे रूढ़ी प्रथा वाला संविधान है, समझिए, जिसको हमारे पूर्वजों ने लिखा नहीं किंतु पीढ़ी दर पीढ़ी इसको चलाया है और आने वाले समय में भी यदि हमको चलाना है तो इसको संगत के माध्यम से और ट्रेनिंग के माध्यम से सीखना पड़ेगा। उसी प्रकार से व्यक्तिगत समृद्धि, व्यक्तिगत कौशल, व्यक्तिगत शिक्षा, इनको भी मजबूत करने के लिए हम लोगों को काम करने पड़ेंगे। सामाजिक सामुदायिक व्यवस्था, सामुदायिक संपत्ति, सामुदायिक आर्थिक गण व्यवस्था, सामुदायिक संस्थानों आदि का तो निर्माण करना पड़ेगा। साथ साथ व्यक्तिगत लेवल पर भी क्षमता हम लोगों को विकसित करनी पड़ेगी। कुदरत का नियम है कि आपके पास जितनी बड़ी धारण करने की क्षमता होगी उतना ही आप धारण कर पाएंगे। यदि आप समुद्र में पानी निकालने गए हैं और आपके पास सिर्फ लोटा है तो आपको एक लोटा ही पानी समुद्र से मिलेगा, और यदि आप बाल्टी लेकर के गए हैं तो आप एक बाल्टी ही समुद्र से आपको पानी मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि समुद्र में पानी की कमी है, समुद्र में पानी की कमी नहीं है, आपके पास उतने पानी को प्राप्त करने की क्षमता नहीं है। और यदि आप टैंकर में पानी उठाएंगे तो आपको एक टैंकर पानी मिलेगा। उसी प्रकार से इस प्रकृति में ज्ञान, समृद्धि, सफलता, संपत्ति, रुपया, सब कुछ अकूत भंडार के रूप में, समुद्र के पानी के रूप में भरा हुआ है। हम उसमें से कितना अपने लिए निकाल सकते हैं वो हमारी क्षमता के ऊपर है। अंबानी अडानी के पास क्षमता यह है कि प्रतिदिन वो असंख्य रुपयों को प्रतिदिन वो प्राप्त कर सकते हैं, ये उनकी क्षमता है। इसलिए प्रकृति से उनको, संसार से उनको इतना रुपया मिलता है प्रतिदिन। हमारी क्षमता क्या है कि हम प्रतिदिन, मजदूर व्यक्ति प्रतिदिन 300 रुपये ही वो कमा सकता है, और जो कुछ लोग जो है एक दिन में 1000 रुपये ही कमा सकते हैं, उससे ज्यादा कमाने की उनके पास क्षमता नहीं है, योग्यता नहीं है, कौशल नहीं है। इसका मतलब ये है कि संसार में नहीं है, सब कुछ है, बस हमारे पास योग्यता नहीं है, हमारे पास वो स्किल नहीं है, हमारे पास वो कौशल नहीं है। आप अपने कौशल को, अपनी योग्यता को जितना बड़ा बनाएंगे, अपने पात्र को, आपका लोटा जितना बड़ा होगा उतना ही पानी आएगा। इसलिए हमको आने वाला पीढ़ी को ये सब, उसकी धारण करने की क्षमता को बढ़ाने वाले कार्यक्रम चलाने हैं। गण व्यवस्था का पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में हम अपनी क्षमता को बढ़ाएंगे, सब लोगों की क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा, तभी आप और समाज समृद्ध और संपन्न बनेगा, तभी हमारी गण व्यवस्था मजबूत होगी। आज के योग और तंद्रा की तरफ चलते हैं। सुखपूर्वक आसन पर बैठ जाए, कमर पीठ सीधा कर लें, आंखों को बंद कर लें।